हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और लास्ट लेक्चर में अपन ने मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर का टॉपिक स्टार्ट किया था, जहाँ पे अपन ने ये कहा था कि टोटल 8 मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स कैंसर के होते हैं। इनिशियली 6 दिए गए थे, बाद में 2 और मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स ऐड किए गए थे। और अपन ने ये भी कहा था कि अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड सेकेंड मॉलिक्यूलर हॉलमार्क होने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में अपन फर्स्ट मॉलिक्यूलर हॉलमार्क ऑफ कैंसर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड मॉलिक्यूलर हॉलमार्क ऑफ कैंसर पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर बचे हुए मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स की अपन बात करेंगे। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला मॉलिक्यूलर हॉलमार्क है कैंसर का, वो है सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल। अब देखिए, सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल का मतलब साफ है कि कैंसर सेल्स जो कि वो ग्रोथ सिग्नल्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होगी, वो एक्सटर्नल ग्रोथ सिग्नल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब देखो, नॉर्मल सेल ग्रोथ में क्या होता है, नॉर्मल सेल ग्रोथ जो होती है वो रेगुलेटेड होती है बाय ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवेज। मतलब क्या है कि ये एक सेल है और इस सेल को एक ग्रोथ सिग्नल मिला, तो ये सेल इस ग्रोथ सिग्नल के रिस्पॉन्स में ग्रो करेगी, और एक टाइम के बाद में इसको इनहिबिटरी सिग्नल मिलेगा, और जब इसको इनहिबिटरी सिग्नल मिलेगा तो ये सेल ग्रो करना बंद कर देगी। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में सेल ग्रोथ में एक बैलेंस देखने को मिलता है और एक्सेसिव सेल ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन कैंसर सेल में क्या होगा, कैंसर सेल्स के अंदर ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल्स जो है वो तो बढ़ जाएंगे। यानी कि ये जो ग्रोथ सिग्नल आ रहे थे जिसके रिस्पॉन्स में सेल ग्रो कर रही थी, ये तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ये इनहिबिटरी सिग्नल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि भाई, नॉर्मल सेल बिल्कुल नॉर्मल ग्रो कर रही है, ऐसा क्यों? और कैंसर सेल जो है वो एक्सेसिव ग्रोथ कर रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ऑन्कोजीन से पहले वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ होगी। लेकिन कैंसर सेल में यही जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और उनके अंदर फिर एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगला सवाल अपने पास आता है कि भाई, प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होंगे कैसे? तो ये चीज आप इधर देखिएगा कि भाई, नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में 3 मैकेनिज्म से कन्वर्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आएगा पॉइंट म्यूटेशन, एक आएगा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, तो एक आएगा जीन एम्प्लीफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें पॉइंट म्यूटेशन की, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? आरएस ऑन्कोजीन, जो कि अपने को ब्लैडर कैंसर के अंदर देखने को मिलता है, पैंक्रियाटिक कैंसर में देखने को मिलता है, एडिनोकार्सिनोमा के अंदर देखने को मिलता है। अपन आरएस ऑन्कोजीन के बारे में इसी लेक्चर में पढ़ेंगे भी, अभी के लिए आप सिर्फ ये एक एग्जाम्पल याद रखिए। फिर अपन बात कर रहे हैं सेकेंड, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है वो ल्यूकेमियाज और लिम्फोमास के अंदर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन हिमेटोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे ये चीज फिर से आएगी। और इस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का भी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की कंडीशन है वो सीएमएल यानी कि क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के 95% केसेस में देखने को मिलती है। और इसमें होगा क्या? इसमें ऑब्वियस बात है, ट्रांसलोकेशन होगा। लेकिन ट्रांसलोकेशन कहाँ से कहाँ होगा? क्रोमोसोम नंबर 9 से क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच में ट्रांसलोकेशन होगा। क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट होता है, जिसे अपन CABL प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ABL का मतलब है यहाँ पे एबेल्सन। तो इस CABL प्रोटो ऑन्कोजीन का ट्रांसलोकेशन होगा टू द BCR जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या? क्रोमोसोम नंबर 22 पे एक ABL BCR हाइब्रिड जीन का फॉर्मेशन होता है। एक ABL BCR हाइब्रिड जीन का फॉर्मेशन होता है। अब क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का एक और एग्जांपल अगर अपन देखें तो CMYC प्रोटो ऑन्कोजीन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 8 पे प्रेजेंट होता है, इसका ट्रांसलोकेशन होता है टू द क्रोमोसोम नंबर 14। तो एक ये एग्जांपल भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं जीन एम्प्लीफिकेशन की। देखिए, जीन एम्प्लीफिकेशन में होगा क्या? प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉपीज होंगे डीएनए सीक्वेंस के, वो इंक्रीज कर जाएंगे। इन सिंपल टर्म्स अपन कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो ज़्यादा बन रहा है। डीएनए अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए भी ज़्यादा होगा। एमआरएनए अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा। यस और नो? तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ऑन्कोप्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा बन जाएंगे। ऑन्कोप्रोटीन ज़्यादा होंगे तो नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक एग्जाम्पल तो है न्यूरोब्लास्टोमा, जिसके अंदर NMYC-HSR रीजन प्रेजेंट होता है। याद रहे, अच्छी बात नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन न्यूरोब्लास्टोमा आपको याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास आता है
ERB2 जीन, जिसे अपन HER2 जीन भी कहते हैं या न्यू जीन भी कहते हैं, ये एक्चुअल में प्रोटो ऑन्कोजीन होता है और ये जीन एम्प्लीफिकेशन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ERB2 प्रोटो ऑन्कोजीन या HER2 प्रोटो ऑन्कोजीन या न्यू प्रोटो ऑन्कोजीन, एक ही बात है, ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होंगे बाय जीन एम्प्लीफिकेशन। इसका एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर के अंदर और ओवेरियन कैंसर के अंदर। सिस्टमिक पैथो में अपन फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि जो भी अपन ने ऊपर म्यूटेशन बोले, चाहे फिर वो पॉइंट म्यूटेशन हो, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो, जीन एम्प्लीफिकेशन हो, इन सब के लिए कॉमनली एक टर्म यूज में ली जाती है जो कि है ड्राइवर म्यूटेशन। क्यों भला ऐसा? बिकॉज दे ड्राइव द इनिशिएशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द ट्यूमर सेल, कि ट्यूमर सेल्स बनाने का जो काम है उसको भी इनिशिएट करने को भी ड्राइव कर रहे हैं और उसके मेंटेनेंस को भी ड्राइव कर रहे हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज ड्राइवर म्यूटेशन। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो रहे। तो ये जो ऑन्कोजीन्स है जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन्स है, इन्हें टोटल 5 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से वो ग्रुप है वो आप इस डायग्राम में देखिएगा। सबसे पहला अपन कह रहे हैं ग्रोथ फैक्टर। सेकंड अपन बात कर रहे हैं इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स के लिए रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ फैक्टर। थर्ड अपन बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। फोर्थ अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो फिफ्थ अपन बात कर रहे हैं सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन। अब याद कैसे रखें? देखो भाई, सपोज ये अपन कह रहे हैं एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अंदर से बाहर की तरफ आप चलिए, सबसे पहले क्या आया? न्यूक्लियस आया, तो अपन कहेंगे न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पे क्या आएगा? साइटोप्लाज्म आएगा, साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। फिर अपन देखें सेल मेम्ब्रेन आएगी, सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे किसके रिसेप्टर्स होंगे? ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर होंगे, यानी कि रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ फैक्टर। और अगर इसके रिसेप्टर है तो फिर ग्रोथ फैक्टर भी अपने आप आ जाएगा। और ये सब करके क्या होगा? सेल ग्रो करेगी, सेल फिर डिवाइड करेगी, यानी कि सेल साइकिल कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स अभी मत देखो क्योंकि नीचे जो टेबल दे रखी है वहां पे अपन देखेंगे। चलो नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स की। अब देखिए ये टेबल पूरी की पूरी आपको रटनी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब भी आपको पता होनी चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। बाकी विथ टाइम ये सारी चीज़ें आप पैथो के अंदर पढ़ेंगे और जब आप पढ़ेंगे अपने आप आपको याद हो जाएगी। चलिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ फैक्टर की। ग्रोथ फैक्टर में अपन बात कर रहे हैं एक SIS प्रोटोऑन्कोजीन की। ये SIS प्रोटोऑन्कोजीन है, वो कन्वर्ट होता है PDGF बीटा के अंदर, यानी कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा के अंदर। और इससे एसोसिएटेड ह्यूमन ट्यूमर्स कौन से होंगे? एक तो ग्लायोमास, एक सार्कोमास। सार्कोमास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक आता है RAS प्रोटोऑन्कोजीन। यह RAS प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो कन्वर्ट होगा TGF अल्फा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा के अंदर। और इससे एसोसिएटेड ह्यूमन ट्यूमर्स कौन से होंगे? एक तो कार्सिनोमास होंगे, एक एस्ट्रोसाइटोमा होंगे। कार्सिनोमा आपको याद रखना है, सार्कोमा और कार्सिनोमा के बीच में डिफरेंस आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं एक है HST1 प्रोटोऑन्कोजीन या फिर अपन कह रहे हैं INT2 प्रोटोऑन्कोजीन। और ये कन्वर्ट होता है FGF ऑन्कोजीन के अंदर, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के अंदर। और इससे एसोसिएटेड ट्यूमर क्या होंगे? अगर HST1 कन्वर्ट हो रहा है तो एसोसिएटेड ट्यूमर होगा बोवल कैंसर। तो वहीं अगर INT2 अगर हो रहा है तो एसोसिएटेड ट्यूमर होगा ब्रेस्ट कैंसर। ये 3 एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, जिसमें आपको RAS वाला 100% याद रखना है और SIS वाला भी 100% याद रखना है। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ फैक्टर की। देखिए इसमें अपन क्या कह रहे हैं कि जो ERB1 जो प्रोटोऑन्कोजीन है, जिसे अपन HER1 प्रोटोऑन्कोजीन भी कह सकते हैं, या एक आता है ERB2 प्रोटोऑन्कोजीन जिसे अपन HER2 प्रोटोऑन्कोजीन या न्यू प्रोटोऑन्कोजीन भी कहते हैं। और ये कन्वर्ट होते हैं EGF रिसेप्टर के अंदर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अंदर। अगर ERB1 कन्वर्ट हो रहा है तो एसोसिएटेड ट्यूमर कौन से होंगे? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग और एक है ग्लायोब्लास्टोमा। तो वहीं अगर ERB2 कन्वर्ट होंगे तो अभी अपन ने जीन एम्प्लीफिकेशन में एग्जांपल देखा था कि इसके एग्जांपल में क्या आएगा? एक तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा, एक आएगा ओवेरियन कार्सिनोमा, स्टमक कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे आप याद रख सकते हो FLT3 जीन का। अगर ये FLT3 जीन जो कि प्रोटोऑन्कोजीन है, ये कन्वर्ट होगा FMS लाइक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के अंदर। और कैसे कन्वर्ट होगा? पॉइंट म्यूटेशन से कन्वर्ट होगा। और इससे एसोसिएटेड ट्यूमर है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, जो कि बच्चों के अंदर सबसे कॉमन कैंसर होता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन की। इसकी बात अब भी नहीं कर रहे, नीचे
करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट फिर अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। यहाँ पे एक न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि MYC है, जो कि एक प्रोटो ऑन्कोजीन है। ये MYC कन्वर्ट हो सकता है CMYC के अंदर, एक हो सकता है NMYC के अंदर, तो एक हो सकता है LMYC के अंदर। अगर MYC CMYC के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो एसोसिएटेड ट्यूमर होगा बर्किट्स लिम्फोमा। तो वहीं अगर अपन बात करें MYC NMYC में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एग्जांपल आएगा न्यूरोब्लास्टोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। N से N आप याद रख सकते हो। इसके बाद अपन देखें MYC अगर LMYC में कन्वर्ट हो रहा है तो एसोसिएटेड ट्यूमर होगा स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। L से L आप याद रख सकते हो और ये ऊपर भी आ रहा है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स की। देखिए एक तो अपने पास है साइक्लिन डी और साइक्लिन ई जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स में आएंगे। ये साइक्लिन डी और साइक्लिन ई जो है वो कन्वर्ट होते हैं साइक्लिन के अंदर। अगर साइक्लिन डी कन्वर्ट हो रहा है तो एसोसिएटेड ट्यूमर कौन से होंगे? ब्रेस्ट कार्सिनोमा, लीवर कार्सिनोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा। और अगर साइक्लिन ई कन्वर्ट हो रहा है तो एसोसिएटेड ट्यूमर होगा ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं CDK4 की, जो कि क्या है? एक प्रोटो ऑन्कोजीन है, कन्वर्ट होगा किसके अंदर? CDK के अंदर। और जब कन्वर्ट होगा तो इससे एसोसिएटेड ट्यूमर कौन से होंगे, मतलब किस ट्यूमर में ऐसा अपने को देखने को मिलेगा? एक तो ग्लायोब्लास्टोमा के अंदर, मेलेनोमास के अंदर, सार्कोमास के अंदर। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए पूरी टेबल आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, बाकी विथ टाइम अपन सिस्टमिक पैथो के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपने आप एग्जाम में शॉर्ट नोट बन सकता है। अपन इसमें क्या क्या देखेंगे? एक तो अपन इसमें देखेंगे म्यूटेटेड RAS जीन, एक अपन बात करेंगे ABL BCR हाइब्रिड जीन की, एक अपन बात करेंगे जैक स्टेट सिग्नल ट्रांसडक्शन की। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं म्यूटेटेड RAS जीन की। ये अपन कह रहे हैं सबसे कॉमन म्यूटेटेड ऑन्कोजीन होता है ह्यूमन ट्यूमर्स के अंदर। ये MCQ बन सकता है कि मोस्ट कॉमन म्यूटेटेड ऑन्कोजीन्स कौन सा होता है? RAS जीन होता है। और ये मॉलिक्यूलर स्विच के जैसे एक्ट करता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ये RAS GTP से बाउंड होता है तब ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ये न्यूक्लियस को सिग्नल भेजते हैं, और न्यूक्लियस को जब सिग्नल भेजेंगे तो सेल फिर क्या करेगी? ग्रो करेगी। ठीक है, ग्रो करवाने के सिग्नल भेजेंगे। लेकिन इस RAS के अंदर GTPase की एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। जब सेल ग्रो कर लेती है तो फिर सिस्टम को वापस से बंद करना भी जरूरी है, इसलिए यह RAS अपनी GTPase की एक्टिविटी की वजह से इस GTP का ब्रेकडाउन कर देता है GDP के अंदर। अब RAS किससे ना अटैच्ड है? GDP से अटैच्ड है, और जब GDP से अटैच्ड होता है तो ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। किसमें होता है? इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो ये जो न्यूक्लियस को सिग्नल जा रहे थे अब वो सिग्नल नहीं जाएंगे, और जो ग्रोथ हो रही थी वो अब इनहिबिट हो जाएगी। तो अपन कह रहे हैं मॉलिक्यूलर स्विच के जैसे एक्ट कर रहा है। पहले सिस्टम स्विच ऑन था, अब सिस्टम स्विच ऑफ हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन कैंसर सेल के अंदर जब RAS का म्यूटेशन हो जाता है तब इसके अंदर ये जो GTP हाइड्रोलिसिस की एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, यानी कि अब GTP का ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर है ना GTP का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो RAS जो है वो GTP से ही बाउंड रहेगा, क्योंकि GDP बन ही नहीं सकता। अगर GTP से बाउंड रहेगा तो सिस्टम हमेशा स्विच ऑन रहेगा, जो कि कंटिन्यूस सिग्नल्स भेजता रहेगा न्यूक्लियस को, और सेल जो होगी वो ग्रो करती रहेगी। समझ आई चीज? नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं ABL BCR हाइब्रिड जीन की। इसकी बात अपन ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट होता है जिसे अपन ABL प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ABL का फुल फॉर्म है एबेल्सन, और इसका ट्रांसलोकेशन होगा टू द BCR जीन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 22, और BCR का फुल फॉर्म है ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन, जिसकी वजह से क्या होगा? एक ABL BCR हाइब्रिड जीन का फॉर्मेशन होगा, और ये अपने को देखने को मिलता है CMLs के अंदर, यानी कि क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया के अंदर। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे जैक स्टेट सिग्नल ट्रांसडक्शन की। देखो जैक का मतलब क्या है? जेनस काइनेज, जो कि एक तरीके का टायरोसिन काइनेज होता है फॉर साइटोकाइंस। तो वहीं जो स्टेट होता है वो सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा कि पूरा काम चलेगा कैसे। ये अपन कह रहे हैं ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर एक रिसेप्टर चेन ये है, एक रिसेप्टर चेन अपन कह रहे हैं ये है, और इस रिसेप्टर चेन की टेल से अटैच्ड होते हैं JA क्या अटैच्ड होते हैं? JA के अटैच्ड होते हैं। और ये रिसेप्टर्स है किसके लिए? साइटोकाइंस के रिसेप्टर्स है। और इंडिविजुअली अगर अपन देखें तो ये रिसेप्टर्स इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 वगैरह आते हैं और इन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो ये रिसेप्टर्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, यानी कि ये रिसेप्टर इधर आ जाएगा, ये वाला रिसेप्टर जो होगा वो इधर आ जाएगा, और इनसे एसोसिएटेड जो JA होगा
वो भी पास पास आ जाएंगे, हाँ कि ना। अब जब ये जे के पास पास आएंगे तो पास पास आने के बाद में ये ट्रांसफॉस्फोराइलेशन करते, क्या करते, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन करेंगे। मतलब ये वाला जो जे के ग्रुप होगा वो इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को भेजेगा, तो ये वाला जो जे के ग्रुप होगा वो इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को भेजेगा। भाई पहले तो ये क्या करेंगे, खुद का फॉस्फोराइलेशन करेंगे। खुद का फॉस्फोराइलेशन करने के बाद में ये जो रिसेप्टर्स थे जो कि पास पास आए हैं, ये जे के, फिर ये जे के जो होंगे वो इनका भी फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, यानी कि इन रिसेप्टर्स के ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप चल जाएगा। और जहां पे फॉस्फेट ग्रुप जाएगा ना रिसेप्टर्स का, वहां पे डॉकिंग साइट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, डॉकिंग साइट का फॉर्मेशन होगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्टेट प्रेजेंट है, ये स्टेट जो होगा वो इन्हीं डॉकिंग साइट पे जाके बाइंड करेगा। अब दो रिसेप्टर चेन है, दो डॉकिंग साइट है, तो ऑब्वियस बात है कि दो स्टेट जो होंगे वो यहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, एक यहाँ पे बाइंड करेगा, एक यहाँ पे बाइंड करेगा। जब ये स्टेट यहाँ पे बाइंड करेंगे तो ये जे के इन स्टेट का भी फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, इन स्टेट का भी फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, ठीक है। और फिर ये स्टेट आपस में पास पास प्रेजेंट है, तो ये स्टेट्स मिलके आपस में डाइमर्स का फॉर्मेशन करते। किसका फॉर्मेशन करेंगे, डाइमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये डाइमर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेंगे, और न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद में ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते। समझ आया चल क्या आ रहा है, स्टेट का डाइमर बनाना है, तब जाके अपन देखें कि जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होगा। और डाइमर बना कैसे, वो तब बना जब वो डॉकिंग साइट पे गए। डॉकिंग साइट पे जाने के बाद में जो जेनस काइनेस थे उन्होंने उसका फॉस्फोराइलेशन करा, फॉस्फोराइलेशन करने के बाद में डाइमर्स बने हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो ये चलेगा, लेकिन कि कैंसर सेल्स में क्या होगा कि ये पाथवे हमेशा एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों होगा, म्यूटेशंस की वजह से होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशन जो है वो है JK2 म्यूटेशन। अगर JK2 म्यूटेशन होंगे तो कंटिन्यूस काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, यानी कि कंटिन्यूसली न्यूक्लियस को सिग्नल्स मिलते रहेंगे, कंटिन्यूसली न्यूक्लियस को सिग्नल्स मिलते रहेंगे, और जीन ट्रांसक्रिप्शन हमेशा एक्टिव रहेगा, इट विल बी ऑलवेज ऑन। और ऐसा अपने को कब देखने को मिल सकता है, एक तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर, तो एक ALL के अंदर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के अंदर, हेमाटोलॉजी में पढ़ना है। सो ये अपन ने बात करी किसकी, चेक स्टेट सिग्नल ट्रांसडक्शन की। So guys, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.